नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा के राज्यपाल हैं और जो गवर्नर है उनसे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल्स हैं उनको लेके, और हरियाणा के जो कौन से पहले आखिरी और सबसे ज़्यादा टेन्योर किनका था, उनके जो गवर्नर हैं उनके बारे में जो हम एमसीक्यू आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला एमसीक्यू आपके सामने है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि राज्यपाल को अपॉइंट कौन करता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कौन करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रेसिडेंट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और ओथ किससे लेता है राज्यपाल, वो आता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो कि हरियाणा के अपने अपने राज्य के अकॉर्डिंग जो चीफ जस्टिस होता है उनसे गवर्नर अपनी ओथ लेता है और अपॉइंट करता है इसको प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू। इसमें आपसे पूछा एज रिक्वायर्ड, गवर्नर की एज कितनी होनी चाहिए। वैसे इलेक्शन तो होता नहीं है गवर्नर का डायरेक्ट, इलेक्शन कहाँ होते हैं, ये ज़्यादातर यूएसए वगैरह यहाँ होते हैं गवर्नर के इलेक्शन, लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं होते, डायरेक्ट जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लेकिन इसके लिए भी गवर्नर की एज रिक्वायर्ड है, कितनी होनी चाहिए, 21, 25, 30, 35। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 35, आपको पता ही होगा। और 30 किसके लिए, राज्यसभा इलेक्शन के लिए। 25 किसके लिए, लोकसभा इलेक्शन के लिए। और 21 ये किसके लिए, 21 ये आपके पंचायत इलेक्शन के लिए, जो अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था। तो ये आपको याद रखना है। जो 21 और 18 वोटिंग एज कौन से जो संविधान संशोधन ने की थी, वो 61 ने की थी 1988 में। ठीक है, ओके। थर्ड एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हरियाणा का जो पहला गवर्नर था वो कौन था। सत्यदेव नारायण आर्य थे, कप्तान सोलंकी थे, जय सुखलाल हाथी थे, या धर्मवीर, इनमें से कौन। तो इसका जो आंसर मैं बता दूं धर्मवीर आएगा। और अब जो करंट में है वो है सत्यदेव नारायण आर्य, इनसे पहले थे कप्तान सोलंकी। वैसे हैं तो ये चारों ही, आपको ये चारों ही एक बार नज़र मार लेनी है। काफ़ी बार एमसीक्यू ऐसे भी सेट हो जाता है कि इनमें से कौन गवर्नर नहीं रहा हुआ, तो ये सभी हैं। ओके, फोर्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि सबसे लंबा कार्यकाल गवर्नर का। आपको पता होगा कि गवर्नर उसी स्टेट का, जैसे हरियाणा के कोई गवर्नर होगा तो वो हरियाणा से बिलोंग नहीं करेगा, वो अदर स्टेट से बिलोंग करेगा। एक टाइप से वो प्रेसिडेंट का एजेंट होता है स्टेट में, लेकिन एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है इनका भी। तो इसमें पूछ रहा है कि जो लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ हरियाणा कौन रहे हैं। धर्मवीर रहे, ओम प्रकाश वर्मा रहे, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती रहे, या धनिकलाल मंडल रहे। चारों ही ये गवर्नर रहे, लेकिन इसमें जो लॉन्गेस्ट सर्विंग है वो आएंगे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तो मिथुन चक्रवर्ती से आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो आपको लॉन्गेस्ट पता हो तो आपको शॉर्टेस्ट भी पता होना चाहिए, वो आएगा आपका ओम प्रकाश वर्मा। इसको कैसे याद रखना है, हम जो नेक्स्ट वीडियो आगे जो चीफ मिनिस्टर की वीडियो करने वाले हैं तो उसमें जो सबसे जो शॉर्टेस्ट टेन्योर है चीफ मिनिस्टर का वो ओम प्रकाश चौटाला है, और यहाँ आपको सिर्फ वर्मा लगाना है। तो ये आपको ये जो पहले गवर्नर थे ये है, तो इसको आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, फिफ्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी ये दो पर्सनैलिटी हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा भी रहे, हाई कोर्ट के, और गवर्नर भी रहे हरियाणा के। तो ये आप बता सकते हैं ए, बी, सी या डी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रणजीत और सुरजीत सिंह। तो इसमें जो जीत जो आ रहा है ये दोनों आपको याद रखने, रणजीत और सुरजीत, ये दोनों पर्सन ऐसे रहे जो कि गवर्नर भी रहे और चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा हाई कोर्ट में ये चीफ जस्टिस की पोस्ट पे भी रहे। ठीक है, सिक्स्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा के लिए कितनी सीटें। कल हमने पढ़ी थी जो 90 सीटें किसके लिए थी, विधानसभा के लिए, जो एमएलए अपॉइंट होते हैं, लेकिन यहाँ एमपी की बात कर रहा है। ठीक है, तो लोकसभा, वैसे टोटल लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 550। ठीक है, जो पहले 552 थी तो दो कौन सी हटा दी, वो 104 जो संशोधन हुआ है उसने जो एंग्लो इंडियन की जो सीटें हैं वो हटा दी हैं। ठीक है, तो और राज्यसभा में कितनी है, 250 है। तो ये आपको याद रखना है। और इस 550 में और 250 में आपको लोकसभा के लिए कितनी, लोकसभा में कितनी मिली है और राज्यसभा में कितनी मिली है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये 550 ज़्यादा है तो 10 मिलेंगी और 5, 10, 5 आपको ऐसे याद रखना है। काफ़ी बार एमसीक्यू में आपको 5, 10 भी दिया जाएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। तो 10 आएगा किसके लिए, लोकसभा में, और 5 आएगी राज्यसभा में। और 90 किसके लिए थी, इसमें भी कंफ्यूज नहीं, वो आती है विधानसभा के लिए। ठीक है, तो 7th एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब लोकसभा की सीटें तो आपको 10 दे दी 550 में से। ठीक है, कि 10 एमपी आपके लोकसभा में जाएंगे हरियाणा से, तो लेकिन उसमें से आपको पता है कि रिजर्व सीट देनी पड़ती है जो अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब तो आपके हैं ही नहीं। तो इनमें से कौन सी दो एरिया हैं उनकी जो सीट्स हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए अपॉइंट की गई हैं, तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपको ऐसे याद रखना है, अम्बाला सिरसा, ये ऐसे याद रखना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो अम्बाला सिरसा।
मैप में आपको सिर्फ ये 2 लोकेशन ऊपर से ऐसे याद रखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे मैप डाला है ताकि आप इजीली रिकॉल कर पाओ इस चीज़ को। तो अम्बाला और सिरसा ऐसे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 8th MCQ, इसमें आपसे पूछा है कि जब सीटें आपको अपॉइंट कर दी, बता दी कि लोकसभा के लिए इतनी सीटें हैं, राज्यसभा के लिए इतनी है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे जो लार्जेस्ट सीट है लोकसभा में हरियाणा की वो कौन सी है। तो पॉपुलेशन का जब भी नाम लिया जाए किसी भी चीज़ को लेके तो आपको फरीदाबाद डालना है, क्योंकि फरीदाबाद का आपको पता है कि सबसे है तो जो जिला सबसे छोटा है लेकिन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, ये आपको पता होगा। तो लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से तो आपको फरीदाबाद डाल देना, लेकिन आपको एरिया वाइज पूछे, यही यहाँ पे पॉपुलेशन का क्राइटेरिया हटा के वो एरिया डाल देगी इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो ये दोनों कंबाइन होंगे, भिवानी और महेंद्रगढ़। तो ये MCQ भी आपके साथ बन सकता है कि एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है। तो भिवानी महेंद्रगढ़ की जो सीट है वो एरिया वाइज सबसे बड़ी है, तो ये भिवानी और महेंद्रगढ़ की पूरा जो लोकेट कर पा रहे हैं, ठीक है। भिवानी से चरखी दादरी निकला था, मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ, 16/11/16 ये डेट आपको याद रखनी, ठीक है। 9th MCQ, इसमें आपसे पूछ रहा है, अब थोड़ा हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है वो देखते हैं। अब हमने पता कर लिया कि पहला कौन सा आखिरी कौन सा है, तो इन सब के लिए तो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल है वो कौन सा है कि जो बताता है कि एक स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए। तो 153, 155, 159 आर्टिकल या 161, तो जो 153 आर्टिकल है ये आपको बताता है कि गवर्नर, एक स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए, ठीक है। और 155 किसके लिए बताता है, जो गवर्नर के अपॉइंटमेंट को लेके बताता है, ठीक है। जो 159 किसके लिए बताता है, तो इसको ऐसे मिला देंगे तो ये ओ बन जाएगा, तो ये आएगा ओथ, ठीक है। तो ये ओथ से रिलेटेड है, गवर्नर की जो ओथ होती है। और 161 और जो प्रेसिडेंट का 72 है, ये दोनों आर्टिकल आपको याद रखने हैं कि जो सजा के प्रावधान में जो छूट प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये इन दोनों से रिलेट करते हैं। तो जो 72 है वो प्रेसिडेंट के लिए होता है, 161 मतलब इससे कम और 100 ऐड कर दो तो ये 161 हो गया। तो इसमें सीधा क्या हो गया कि जो आर्टिकल है ये गवर्नर के लिए होगा, और 153 जो इसका जो आंसर आएगा, जो कि ये बताता है कि हर स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए, ठीक है। लास्ट MCQ और इम्पोर्टेंट MCQ, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो पहले तो ये बता दिया गया था कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जब बना था कि एक स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम बाद ये बात उठी कि एक गवर्नर 2 स्टेट का कॉमन का हो सकता है, क्योंकि काफ़ी जो बड़े स्टेट थे उनको काट के 2 बनाया गया, तो उस टाइम पे ये ज़रूरत पड़ी। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसने ये चीज़ें प्रोवाइड की कि एक सिंगल पर्सन 2 स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है। तो आप बता सकते हैं जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 में हुआ था, और जो 18वां कब हुआ था 1966 में, और जो 44वां कब हुआ था 1978 में। तो ये आपको इनमें से कौन सा आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 7th 1956 में। और ये दोनों ही जो 7 और 18 ये दोनों ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं ये जो स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता होगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आया था। तो ये दोनों ही जो स्टेट नए बने हैं उनको लेके हैं। काफ़ी बार ये MCQ भी डाल दिया जाता है कि हरियाणा का हरियाणा जो बना था वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बना था, तो लोग बता देते हैं 7 आएगा 18 आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक स्टेट को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाए, वो सिंपली वैसे ही कर दिया जाता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती। और 44वां जो अमेंडमेंट एक्ट है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसने जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट था, जो पहले फंडामेंटल राइट था 1978 से पहले, किसमें था आर्टिकल 19 में, ठीक है। तो उसको हटा के एक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया था, फंडामेंटल राइट से हटा के डिलीट कर दिया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस यही वीडियो थी, यही MCQ थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।